ठीक है। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है। तो आज हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है? देखो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेसिकली ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ना इसका एक्सपेरिमेंट एक बार समझते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से ये लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट यहाँ से जा रही है। अब लाइट क्या है, लाइट तो हर हर तरफ जाती है। तो ये लाइट जो है ये बिखरी हुई है अलग अलग डायरेक्शन में। जब हम इसे निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्या हो जाती है, एक लाइन में हो जाती है। अलग अलग डायरेक्शन की बजाय वो एक लाइन में आ जाती है। तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। और जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम ये तुम्हारी पोलैरिमीटर ट्यूब है, दिस इज पोलैरिमीटर ट्यूब। और इसमें तुम्हारा सैंपल रखा हुआ है, जिस भी कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो तुम्हारा सैंपल इसमें रखा हुआ है। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे पास होती है, तब यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। या तो वो हो सकता है रोटेट ही ना करे, तो ये पूरा रोटेट ही नहीं कर रही। हाँ, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा क्या? छोटा दिख रहा है। मोबाइल टेढ़ा, बोर्ड टेढ़ा नहीं है। यहाँ पे मोबाइल वो जो जिसके ऊपर वो स्टैंड है ना, इसके ऊपर जो रखा रहता है, वो क्या है, थोड़ा लूज हो गया है। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत होगी है। अरे, बट उसकी वजह से ब्लर नहीं हो रहा है। ब्लर तो खैर इंटरनेट इश्यू होगा मे बी। ब्लर उसकी वजह से तो नहीं है। मोबाइल तो वैसे एक ही पोजीशन में है, मोबाइल घूम नहीं रहा है, वो फिक्स है। क्या क्या? बाकी सबको भी क्लियर है क्या? ठीक है। अब तो ये जो है, ये लाइट जो है इस, हाँ हाँ बोलो। दोनों ही कह सकते हो एक तरीके से। मतलब ये जैसे एक प्लेन में कहना ज्यादा सही है। मतलब बट ऐसा उसका डायरेक्शन ऐसे ही रहता है, ऊपर नीचे ऐसे ही रहता है। ऐसे नहीं रहता कि ये इस साइड जा रहा है, ऐसे नहीं होता। वो एक ही लाइन में कर देता है पूरी लाइट। मैं इसको अगर इसमें दिखाऊं, जैसे एक लाइन में कर देता है सबको, इस तरीके से। हाँ हाँ वैसा। और जब हम इसको पोलैरिमीटर में जो तुम्हारा सैंपल है उससे पास करते हैं, तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। या तो वो लाइट वैसी रहेगी जैसा पहले थी, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, तुम्हारी जो लाइट जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे सैंपल को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब वो उसका डायरेक्शन राइट साइड हो जाता है, देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जाता है तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पूरा नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म में डेक्स्ट्रो ही बोलते हैं, रोटेटरी। ठीक है। अगर वो लेफ्ट साइड में जाता है तो उसे बोलते हैं लिवो रोटेटरी। तो प्लस माइनस साइन जो है दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। कि क्लॉकवाइज है तो हम प्लस से शो करते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो जो है उसको हम प्लस से शो करते हैं, और लीवो को हम माइनस से शो करते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे सैंपल को जो उस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, हम उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स।
शॉर्ट फॉर्म में हम ओए लिखेंगे बाद में, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव को ओ आई। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारा लाइट जो है इट इज गोइंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, ये हमको पता है, लाइट जो है हर जगह जाती है। बट निकोल प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को एक ही प्लेन में ला देता है और एक ही डायरेक्शन में ला देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नहीं नहीं, मतलब ऐसे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे मैं इसको, चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको तुम ऐसे देख लो, ये लाइट ऐसे जा रही है, लेट्स से लाइट ऐसे, एक ही डायरेक्शन में और एक ही प्लेन में, ऐसे ज्यादा बेटर है, इस तरीके से जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर ऑब्जर्वर के ऊपर है कि वो, अगर हम ऐसे, हम इस तरीके से जो है, मान लो हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, और फिर इसको भी हम ऐसे कर दें, समझ रहे हो, उस तरीके से तो हम कैसे भी कर सकते हैं, बट हमारे कहने का मतलब है कि वो एक ही लाइन में होती है बस। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है फिर वो अलग हो जाएगा। जैसे हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है अभी, ये हमारा ये वाला जो लाइन है ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कितना एंगल हुआ। तो हो सकता है तुम्हारी लाइनें ऐसी हो, कैसे इस तरीके से हो, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही हो जाएगा, है ना, तो बात एक ही है। तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा वर्टिकल वाला जो है वो फिक्स रहता है, उस तरीके से हम लोग बताते हैं। और किसी को कोई डाउट है? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ डी और एल, हाँ शॉर्ट फॉर्म में उसको हम, एक और शॉर्ट फॉर्म होता है स्मॉल डी स्मॉल एल, वो डेक्स्ट्रो लियो ही होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो क्या रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारी पोलैरिमीटर ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, लेट्स से दीस आर द मॉलिक्यूल्स। तुम्हारी लाइट आ रही है लेट्स से, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रही है, तो ये लाइट क्या होगी, इन मॉलिक्यूल से टकराएगी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी तुम्हारी लाइट आ रही है, इस मॉलिक्यूल से टकराई, मॉलिक्यूल से टकराने के बाद क्या होगी,
डिस्पर्स्ड होगी, कैसे भी करके। अच्छा, ये जो डायरेक्शन जो चेंज कर रही है ना लाइट यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कहा या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, कैसे भी जा रही है लेट्स से, तो अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो चेंज नहीं करेगी, वो सीधा जाएगी। हम देखेंगे कैसे टाइप के मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होते हैं वो थोड़े सिमेट्रिक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर सिमेट्री, उनके पास सिमेट्री होती है थोड़ी बहुत। तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, वो सीधा जाता है। खैर इट्स एक्सपेरिमेंटल। और जो थोड़े अनसिमेट्रिक होते हैं तो उनपे क्या होता है, लाइट जो है वो अपना पाथ जो है वो चेंज करती है। चेंज करने का मतलब है डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है। तो वो डायरेक्शन जो है कैसे भी चेंज कर रही है, और बाद में क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स से ऐसे जा रही है या फिर लेट्स से ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये लेट्स से अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को जैसे डेक्स्ट्रो बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो बोल दिया, तो उस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है मेरा, जो ये से थीटा है, थीटा, मैं इसको क्लॉकवाइज है तो मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, मतलब प्लस थीटा एक तरीके से। तुम्हारा थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। काफी सारी जगह पे इसको अल्फा की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। तुम्हारा थीटा जो है वो डिपेंड करता है कोलिजन्स पे, कि लाइट जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये तो खैर ऐसा फैक्टर है जो हमारे फॉर्मूला में नहीं आता, बट हम इस तरीके से बता देते हैं। दूसरा फैक्टर है कि थीटा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो लाइट ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगी और हमारे थीटा पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है थीटा इज इक्वल टू, थीटा प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये एल क्या है, ये वाला है, एल इज लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर। तो देखो पोलैरिमीटर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो तुम्हारे जो है, जो possibilities to interact with molecules, more and more molecules will be more. So in that case theta जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट होगा लेंथ से। चलो ये कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ वाले जो फैक्टर्स है ना, ये तो डायरेक्टली हमारे फॉर्मूला में आते हैं, जो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आता है तुम्हारा दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा एंगल ऑफ रोटेशन को। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा। नेक्स्ट है कि वो वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है। तुम्हारा वेवलेंथ क्या है उस पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है, वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है कि तुम्हारी लाइट की वेवलेंथ क्या है, उस पे भी डिपेंडेंट है। हाँ बोलो। मतलब बेसिकली लाइट कितने मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं बेसिकली एक तरीके से। तो जितने ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं उसके बेसिस पे तुम्हारा थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही थीटा पे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पे तुम्हारा टेम्परेचर तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है तुम्हारा। बेसिकली मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लाइट जो है, जैसे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो तुम्हारा जो लाइट का जो पाथ है, मतलब तुम्हारा पाथ जो है वो ज्यादा वेरिएबल तरीके से, मतलब लाइट का जो पाथ होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मल केस से, और वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा। जैसे इसको तो तुम तरीके से फील ही कर सकते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ी थोड़ी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो लाइट जब आएगी
तो लाइट इनसे क्या करेगी, कोलाइड करेगी, और लाइट जब कोलाइड करेगी और मॉलिक्यूल्स थोड़े जैसे लेट्स से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके पाथ में क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन होगा। बेसिकली वेरिएशन ज्यादा होगा, तो वो उस तरीके से। नहीं वेवलेंथ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वेवलेंथ, खैर मैंने वो वैसे ही लिख दिया, बट वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, तुम्हारा थीटा उस तरीके से कम होगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैं फाइनल समराइज करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और इसके अलावा थीटा जो है वो तुम्हारा क्या नाम है, वो जो तुम्हारा तुमने कंपाउंड लिया है उसका बेसिकली लेट्स से वो उसका डेंसिटी कितना है लिक्विड का, उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारा थीटा, कि उसका कितना डेंस है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो छोटे मोटे फैक्टर हो गए, बट तुम्हारे मेन फैक्टर्स जो है ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में आएंगे। बाकी ये भी तुम्हारे फैक्टर्स काफी ज्यादा हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह में। अच्छा अभी हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो तुम्हारा थीटा जो है, हाँ हाँ बोलो। लेंथ जितनी ज्यादा होगी, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे मान लो लाइट ऐसे आ रही है let's say, तो इस लाइन में लेट्स से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि तुम्हारी लेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक्सपोज हो रहे हैं एक तरीके से, ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाथ के बीच में आ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। वेवलेंथ जो है वो लाइट का तुम्हारा वेवलेंथ है। लाइट क्या होती है, वेव फॉर्मेट में होती है, तो उसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, थीटा तुम्हारा उतना ही कम होगा। खैर कभी इस पे एज सच कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, बस ये एक तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट पॉइंट पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशनल बेसिस है तरीके से। तो तुम्हारा डायरेक्टली रिलेशन ये होता है कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ का। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास आता है ये तुम्हारा होता है अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, हम इसको इधर ही लिखे हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू सी एल, सॉरी, थीटा अपॉन सी एल। तो हम स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करते हैं, ये क्या है, मेरा फॉन्ट साइज तो सही है ना, दिख रहा है ना सभी को। स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, वो थीटा अपॉन सी एल होता है। यहाँ पे अगर हम ऐसा माने कि एल जो है वो है 1 डेसीमीटर, और सी जो है दैट इज 1 ग्राम पर ml। अगर हम ये अज्यूम करें कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 1 ग्राम पर ml है, और तुम्हारा लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर है, तो हम अल्फा को बोलते हैं कि अल्फा इज नथिंग बट observed angle of rotation of an optically active sample of 1 gram per ml concentration in polarimeter tube of 1 डेसीमीटर length। इन दोनों को वन वन ले लेंगे तो अल्फा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एक तरीके से। तो तुम्हारा जो है स्पेसिफिक, मतलब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत रेयर है बट पूछ सकते हैं एक तरीके से। और ये जो अल्फा है इसको हम ऐसे लिखते हैं टी लैम्डा। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर और लैम्डा पे भी अफेक्टेड है,
जस्ट दैट ये फॉर्मूला में नहीं आता है, बट ये टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। हाँ हाँ बोलो। वेवलेंथ वाला जो है थोड़ा सा जैसे वेवलेंथ क्या होता है तुम्हारा, वेव का जो है दोनों जो तुम्हारी हाइट्स होती है उनके बीच का लेंथ होता है वेवलेंथ। तो इसको जैसे मान लो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तुम्हारा लाइट आ रही है, लाइट चलो ऐसे इस तरीके से, चलो ये तो मैंने खैर बहुत बड़ा बना दिया मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। तो मान लो एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ, एक का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब एक ये ऐसी है, ठीक है, कैसा है, और एक मैं और ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ कि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वहां पे जो पाथ डिफरेंस आएगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा उसको। खैर वेवलेंथ जो है वो बहुत वेव जो है वो बहुत छोटी होती है, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है इन एनी केस। बट वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, मान लो कंसिडरेबल डिफरेंस है, तो तुम्हारा वेवलेंथ इतना है, यहाँ पे इतना है ना, तो यहाँ पे ये उतना इफेक्ट नहीं होगा, मतलब तुम्हारा एंगल जो है वो उतना इफेक्ट नहीं होगा। तुम थोड़ा सा देख भी सकते हो चाहो तो, जैसे वेवलेंथ कम होगा तो वहां पे पार्ट डिफरेंस आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे मैं एक को रख दूं लेट्स से, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो है वो कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा जो है थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, कि तुम्हारा जो लाइट आ रही है जो पोलैरिमीटर सैंपल से पास हो रही है वो कितना रोटेट कर रही है, वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन। सो थीटा इज जस्ट एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब एकदम बेसिक वो है। अब थीटा जो है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है कि लाइट जो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रही है वो कितने ज्यादा कोलिजन्स पॉसिबल हो रहे हैं, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे क्या होगा, एंगल जो है वो ज्यादा कम उस तरीके से होगा। और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा हैं ऑब्वियसली उस पर डिपेंड होगा। दूसरा लेंथ जितनी ज्यादा होगी थीटा उतना ही ज्यादा होगा, और वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे भी प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा दूसरा जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल और ए पर्टिकुलर कंडीशन। जो तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन है इट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर सैंपल एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। लेट्स से वी आर सेइंग कि हम लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड हमारा सैंपल है उसको हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम अल्फा डिफाइन करेंगे, हम स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइन करेंगे। थीटा तो एक तरीके से सभी के लिए डिफाइन होता है, बट अल्फा इज वेरी स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी राइट टेम्परेचर वेवलेंथ इस तरीके से, कि हमारा जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं पर्टिकुलर सैंपल का, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा एक बेसिकली एक स्पेसिफिक रोटेशन है when L is equal to 1 decimeter and concentration is equal to 1 gram per ml at a particular temperature and wavelength of light। तो अल्फा और थीटा में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? बताओ, अभी बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ हाँ बोलो।
अल्फा जो है वो हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिफाइन करते हैं। थीटा जो है, थीटा तुम्हारा एक जनरल टर्म हो गया, मतलब तुम किसी भी कंपाउंड के लिए क्या बोलोगे, इसका थीटा कितना है। बट अल्फा वुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ कंपाउंड एट a particular कंडीशन। और अल्फा जो है वो फिक्स होगा बेसिकली उस पर्टिकुलर कंडीशन पे। जैसे मान लो मैंने एक लाइट को, मेरा अल्फा आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अल्फा आया मेरा +30 डिग्री, और लेट्स से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। तो मेरा एंगल कितना आ गया, लेट्स से 40 डिग्री। तो तुम्हारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बेसिस पे अलग अलग एंगल आ रहा है बेसिकली। तो अल्फा में पर्टिकुलर कंपाउंड पर्टिकुलर कंडीशंस पे डिफाइन करते हैं अल्फा। हाँ हाँ बोलो। थीटा एक वैसे ऑब्जर्वेशनल बेसिस है, लेट्स से हम 3 अलग अलग कंपाउंड को कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारा क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है अलग अलग, ठीक है। बट हम अ, जैसे कंडीशंस जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं और पर्टिकुलर कंपाउंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अल्फा बताते हैं कि अल्फा उसके लिए इतना होगा। तो अल्फा एक पूरा वो बताएगा कि अ, तुम्हारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे है, और इस पर्टिकुलर लेंथ उसका ये है, उसका कंसंट्रेशन इतना है, उस हिसाब से आता है। वो बहुत स्पेसिफिक होता है एक कंपाउंड के लिए। थीटा एक जनरल टर्म है। ध्यान रखना, वो स्पेसिफिक रोटेशन बोलेगा तो हमें अल्फा देखना है, और वो ऑब्जर्व रोटेशन बोलेगा तो हमें थीटा देखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई भाई। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कायरल सेंटर। आई थिंक ये काफी सारे लोगों को पता होगा, ऑर्गेनिक पढ़ लिया है तुम लोगों ने। कायरल सेंटर क्या होता है बताओ। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 hybridized atom which have 4 different atoms or groups। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास कार्बन है, तो कार्बन पे ए बी सी डी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, चारों अलग अलग हो गए। तो हम इसको शो करते हैं स्टार से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कायरल सेंटर, या फिर हम इसे बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐसा ही ले लिया, यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। लेट्स से हमने ये एग्जाम्पल लिया इस तरीके से। अच्छा, ये प्रोजेक्शन जो है ये तुमने अभी नहीं पढ़ा है, या फिर कुछ लोगों ने मान लो ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। ये प्रोजेक्शन हम लोग बताएंगे। बेसिकली ये जो है दिस इज कार्बन एटम, ये भी तुम्हारा क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, और इसके लिए ये पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले तो।
ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मैं बताता हूँ, चलो एक रुको, ये मैं ऊपर ही बताता हूँ। इस प्रोजेक्शन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जो थोड़ा बाद में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कार्बन, ये वाला जो है ना, दिस इज कार्बन। यहाँ पे ये भी कार्बन, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस ग्रुप इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, प्लस फॉर दिस कार्बन, ऊपर वाला जो कार्बन है उसके लिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया, और ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया, कायरल कार्बन, दोनों के दोनों। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? कायरल सेंटर होता है जिसमें चारों डिफरेंट होते हैं। तो जनरली जो है वो दे, काफी सारे जो कायरल सेंटर्स होते हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। बट एक सिंगल कायरल सेंटर होगा दैट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीजें डिफाइन होंगी। सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर will always be ऑप्टिकली एक्टिव। बट जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ जाते हैं ना, तब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बोल नहीं सकते, ये रहता है। हाँ, लोन पेयर को डिफरेंट प्रूफ काउंट करें। नहीं, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, और उसको भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो दोनों अलग सेम ही हो गए ना।